हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, यानी कि सिर्फ अगर नीचे का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो किसी व्यक्ति का तो वैसे व्यक्ति को क्या कारण हो सकते हैं इसके, क्या इसका लाइफ पर इम्प्लीकेशंस है और क्या ट्रीटमेंट की स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए इस तरह के पेशेंट्स के लिए। क्योंकि कुछ लोग पेशेंट्स इस तरह से आते हैं जिनका ऊपर का ब्लड प्रेशर तो ठीक रहता है, नीचे का ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है। यानी मान लीजिए ब्लड प्रेशर दो तरीके का होता है, ऊपर का ब्लड प्रेशर जिसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं और एक नीचे का ब्लड प्रेशर जिसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120-130 के आसपास है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90-100 के आसपास है, यानी थोड़ा अपने नॉर्मल लेवल जो 80 to 90 मैक्स रहना चाहिए उसको अगर एक्सीड कर जाता है तो उसको आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। यानी सिस्टोलिक नॉर्मल है, डायस्टोलिक ज़्यादा हो गया। तो इस तरह के पेशेंट्स को किस तरह से मैनेज किया जाए और इस तरह के पेशेंट्स में रीजंस क्या होते हैं, आज इसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करें कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। सबसे पहले डिस्कस करना ये जरूरी है कि आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन कंपैरेटिवली अनकॉमन बीमारी है। ज़्यादातर लोगों में ऑलमोस्ट 95 to 99% पेशेंट्स में अगर ब्लड प्रेशर होता है तो सिस्टोलिक या डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर एक साथ ही बढ़ते हैं। बहुत कम ही केसेस में होता है कि आइसोलेटेड सिस्टोलिक ज़्यादा हो या आइसोलेटेड डायस्टोलिक ज़्यादा हो, और ये दोनों में भी अगर हम कंपेयर करें तो आइसोलेटेड सिस्टोलिक फिर भी ज़्यादा मिलेगा, आइसोलेटेड डायस्टोलिक बहुत कम मिलेगा, और उसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल सकता है। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिस्टोलिक 120 हो और डायस्टोलिक 110 पर आ जाए, मतलब पल्स प्रेशर खाली 10 का या 15 का आ जाए, ऐसा पॉसिबल यूजुअली नहीं है। तो ज़्यादातर केस में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक साथ में ही बढ़ता है। आइसोलेटेड डायस्टोलिक का बढ़ पाना यूजुअली अनकॉमन है, क्योंकि पल्स प्रेशर क्या है बहुत ज़्यादा, यानी दोनों पल्स प्रेशर का बेसिकली मतलब है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस है, तो पल्स प्रेशर बहुत कम हो जाए, ये बहुत ज़्यादा वीक अगर हार्ट हो या बहुत ज़्यादा हार्ट की ताकत कम हो या बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज यूजली ऐसा नहीं देखने मिलता। तो ज़्यादातर केस में दोनों साथ ही मिलते हैं, पर फिर भी डिस्कस करेंगे क्योंकि कई लोग को डायस्टोलिक हाइपरटेंशन होता है, सिस्टोलिक कंपेरेटिवली नॉर्मल होता है, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए, इसके कारण क्या हो सकते हैं। एक तो हार्ट जो नलियों में ब्लड सप्लाई करता है वो नलियाँ अगर काफ़ी थिक हो जाए, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाए, जिसे इंक्रीज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो अगर हो जाए तो ऐसा हो सकता है। नलियों की इलास्टिसिटी खराब हो जाए, यानी उसमें जो खिंचाव होने का पैटर्न है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। किडनी की बीमारियों में हो सकता है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स में हो सकता है, और कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओबीज या मोटा हो तो हो सकता है, या बहुत ज़्यादा बैठे बैठे का जीवन व्यतीत करे, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो तो हो सकता है। ज़्यादातर इसके हेल्थ रिस्क वही है जो यूजली ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में होता है। इसमें हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, किडनी प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी नलियों को डैमेज करता है, सारे सिस्टम्स को डैमेज करता है, हर तरह के वही नुकसान करता है जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों हाइपरटेंशन जब किसी व्यक्ति में होता है तो वो करता है। तो इसलिए कॉम्प्लिकेशंस के टर्म्स में लगभग बराबर है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ऑब्वियसली आप स्फिग्मोमैनोमीटर या कोई भी डिजिटल डिवाइसेस को मॉनिटर करेंगे। अगर उसमें आपको ऐसा मिलता है कि आपका सिस्टोलिक नॉर्मल है, डायस्टोलिक ज़्यादा है, तो आप इसे डायग्नोस कर सकते हैं। अगर ज़्यादा रिलायबल रीडिंग चाहिए तो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग डिवाइसेस आप यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या है 24 आवर्स तक कंटिन्यूसली आपको वो रीडिंग मिलेगा, और उसमें कंटिन्यूस ट्रेंड आप देखिए, क्योंकि एक आध रीडिंग जो आपने क्लिनिक पर ली वो कई बार गलत भी हो सकती है, उसमें गलत फाइंडिंग्स भी आ सकती है। तो आप उसका कंटिन्यूस ट्रेंड देखें कि ट्रेंड कैसा है। अगर ट्रेंड कंटिन्यूसली ऐसा आ रहा है कि बार बार डायस्टोलिक ही ज़्यादा आ रहा है, सिस्टोलिक बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, तो फिर आप उसे आइसोलेटेड डायस्टोलिक की कैटेगरी में रख सकते हैं। और वो भी ये कि 2 कंसेक्यूटिव रीडिंग्स अगर इस तरह से ज़्यादा आ रही है तो आप उसको लेबल कर सकते हैं। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट में वही है कि आपको हाइपरटेंशन को मैनेज करना पड़ता है। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। देखिए, कोई पर्टिकुलर दवा ऐसी नहीं आती है जो सिर्फ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पर काम करेगी, सिस्टोलिक पर काम नहीं करेगी। ज़्यादातर जो भी दवाई आती है वो सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों पर काम करती है। सिर्फ सिस्टोलिक पर काम करने में बीटा ब्लॉकर्स और डायरेटिक्स जो है, ये यूरिन बढ़ाने वाली जो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, इनका ज़्यादा रोल है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन आइसोलेटेड सिर्फ डायस्टोलिक में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा कोई दवाइयाँ नहीं आती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और एआरबीज या एस इनहिबिटर्स, ये सारी दवाइयाँ जो हम बाकी पेशेंट्स में भी जो यूज़ करते हैं, ब्लड प्रेशर के रूटीन पेशेंट में भी यूज़ करते हैं, वो इसमें भी कर सकते हैं। पर ये मान के चलना पड़ेगा कि वो सिस्टोलिक भी थोड़ा कम करेगा, वो सिर्फ डायस्टोलिक को कम करेगा और सिस्टोलिक को छोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए किसी का बीपी 120/100 है, सब यूजली नहीं देखने को मिलता है क्योंकि पल्स प्रेशर इतना कम यूजली नहीं होता है कि सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 100 है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो
अब दवा देने के बाद सिस्टोलिक 120 का 120 रहे और डायस्टोलिक 80 पे आ जाए, वैसा यूजली नहीं होगा। ज़्यादातर अगर 20 मिलीमीटर्स का अगर फॉल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मोर और लेस दोनों में उतना ही होगा कि अगर डायस्टोलिक आप 100 से 80 पे लेके आ रहे हो तो सिस्टोलिक भी 120 का मान लीजिए एटलीस्ट 110 तक तो आ ही जाएगा। अगर थोड़ा सा सिलेक्टिव डायस्टोलिक भी काम करे तो भी थोड़ा कम तो वो होगा। तो इसलिए ये पेशेंट्स को ट्रीट करना थोड़ा कंपेरेटिवली मुश्किल होता है और ये मान के ही चलना पड़ता है कि आप उतना ही ट्रीट कर सकते हो जितना आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अलाउ करेगा। मान लीजिए आपने 30-40 मिलीमीटर कम कर दिया ताकि डायस्टोलिक आपका 110-120 से सीधा 80 पे आ जाए, और सिस्टोलिक अगर नॉर्मल है तो ऐसा यूजली होगा कि सिस्टोलिक भी साथ में गिरेगा और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो भी हो सकता है, आपको चक्कर आना चालू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ट्रीटमेंट पैटर्न में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, नमक का रिस्ट्रिक्शन और ये सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो कंपेरेटिवली दोनों प्रेशर्स पर ज़्यादातर बराबर ही आएगा। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन आपको मान के चलना पड़ेगा कि सिस्टोलिक भी गिरेगा और आप उतना टाइट कंट्रोल नहीं कर पाओगे अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही नॉर्मल है तो, क्योंकि सिस्टोलिक नॉर्मल है तो आप उसको जैसे भी रिड्यूस करोगे डायस्टोलिक को तो सिस्टोलिक भी अपने आप गिरेगा, तो पेशेंट को थोड़ा चक्कर आना या कमजोरी होना या दवा रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होने का चांस बढ़ जाएगा। तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि थोड़ा सा लिबरल आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल में शायद रहना पड़े। इसके अलावा आपको मेनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे फोकस करना है, जिसमें रेगुलर एक्सरसाइज है, हेल्दी डाइट होना चाहिए, नमक का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, ताज़ा फल सब्जी ज़्यादा लीजिए, होल ग्रेन ज़्यादा लीजिए, वेट मैनेजमेंट करिए, स्ट्रेस रिडक्शन करिए, स्मोकिंग अल्कोहल बंद करिए। ये सारी ही चीज़ें जो ओवरऑल हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में हम फॉलो करते हैं वो सभी चीज़ें आपको इसमें फॉलो करनी है। ये सारी चीज़ें ओवरऑल ब्लड प्रेशर पर इफेक्ट करेगी। ये सारी चीज़ें भी आइसोलेटेड सिर्फ डायस्टोलिक पर काम करेगी ऐसा यूजली नहीं होगा, सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों पर इफेक्ट करेगी। रेगुलर आपको उसके बाद ब्लड प्रेशर चेकअप करते रहना है कि पेशेंट को कोई एक तो सिम्टम्स हो रहे हैं कि नहीं वो देखते रहना है, और फॉलोअप के दौरान कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रहे, कोई दवा रिलेटेड साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे, चक्कर कमजोरी तो नहीं हो रहा, उसका डे टू डे लाइफस्टाइल अफेक्टेड तो नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। केस टू केस बेसिस पे आपको इंडिविजुअलाइज अप्रोच रखना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की मेडिसिन लेवल्स अलग है, दवा का रिस्पॉन्स लेवल अलग है और हर व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लेवल्स अलग है। तो किसको कितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, उसको कितना टारगेट ऑर्गन डैमेज होने का चांस है और किसको कितना रिस्क है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको हर व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आपको ओवरऑल एक जनरलाइज अप्रोच रखना पड़ेगा। इसके अलावा ये मान के चलना है कि आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन थोड़ा ज़्यादातर यंग लोगों में ज़्यादा मिलता है, उम्र दराज लोगों में ज़्यादातर सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ज़्यादा मिलता है। तो वैसे लोगों में आपको मान के चलना है कि अगर यंग पेशेंट है तो उसके हिसाब से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट और सब चीज़ को आप डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसकी बाकी बीमारियों को भी एड्रेस करना पड़ेगा। उसको ये इंसिस्ट आपको करना पड़ेगा कि मेडिसिन कंटिन्यूसली लेता रहे, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स में कई बार क्या होता है कि थोड़ा बहुत भी साइड इफेक्ट्स होता है तो पेशेंट मेडिसिन बंद करके बैठ जाता है, वो सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर फोकस करता है या उस पर भी नहीं करता है। तो आपको ये भी इंसिस्ट पेशेंट को करना पड़ेगा कि आपको मेडिसिन भी कंटिन्यूसली लेना है, ताकि एटलीस्ट जितना पॉसिबल डायस्टोलिक का रिडक्शन करना है उतना तो हम कर सके। स्ट्रेस मैनेजमेंट का ऐसे पेशेंट में बहुत रोल है, क्योंकि काफ़ी तरह के यंग पेशेंट्स में ये देखा गया है कि लाइफस्टाइल स्ट्रेस की वजह से उनका हाइपरटेंशन बहुत बढ़ जाता है। योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर भी हमने डिटेल वीडियोस किए हैं हमारे चैनल पर, जो कि आप देख सकते हो। तो थोड़े बहुत बेसिक टिप्स आपको उसमें मिल जाएंगे। ऑल्दो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि किसी योगा प्रोफेशनल या जो हेल्थ केयर एक्सपर्ट है जो इस तरह की ट्रेनिंग करवाता है उनके पास आप जाके ट्रेन करें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा रेगुलर आपको कार्डियोवास्कुलर हेल्थ चेकअप्स करवाते रहेंगे। पेशेंट का ओवरऑल हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, ब्रेन का स्टेटस कैसा है, हार्ट ज़्यादा थिक तो नहीं हो रहा है, ईसीजी को में कोई फाइंडिंग्स तो नहीं चेंज हो रही, ट्रेडमिल ठीक है, कोई ब्लॉकेजेस वगैरह तो डेवलप नहीं हो रहे। ये सारा आपको रेगुलर बेस पे करना है, जो कि हर हाइपरटेंसिव पेशेंट में आपको करना चाहिए। अगर आइसोलेटेड हाइपरटेंसिव डायस्टोलिक भी है तो भी आपको ये सब चीज़ें रेगुलर फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं ये जल्दी अगर आप डिटेक्ट कर लोगे तो ट्रीटमेंट करना थोड़ा ईजी रहेगा। ओवरऑल आपको जब भी इस तरह का केस अगर कोई मिलता है, हालांकि बहुत कम कॉमन है, लेकिन फिर भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखना पड़ेगा। सिर्फ अगर आप पेशेंट को डाइट दे दोगे या एक्सरसाइज दे दोगे या सिर्फ मेडिसिन दे दोगे तो काम नहीं चलेगा। सब चीज़ों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव मेथड बनाना पड़ेगा। साथ में पेशेंट एजुकेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स को कई बार समझ ही नहीं आता कि उनको हो क्या रहा है। ज़्यादातर पेशेंट को तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और वो क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, क्या टारगेट्स हैं, वो सब भी नहीं पता होता। तो पेशेंट एजुकेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेशेंट प्रॉपर्ली एजुकेटेड होगा तो ही वो अपनी बीमारियों को बेटर वे में मैनेज कर सकेगा और बीमारी को समझ सकेगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी
अगर किसी पेशेंट को आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन है तो उसको क्या करने की ज़रूरत है और इसका क्या ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी अवेलेबल है, क्या कॉजेज है, इस बारे में बात करी। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। जो लोग हमारे चैनल पे हाइपरटेंशन रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हाइपरटेंशन का चैनल पे पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर संबंधित डाइट, एक्सरसाइज और सारे मॉडिफिकेशंस जो मेडिसिन वगैरह ये सारी चीज़ें भी हमने कवर करी हैं, तो आप उनको डेफिनेटली चेकआउट करिए। उनका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, आई बटन में इंपॉर्टेंट वीडियोस भी छोड़ दे रहा हूँ, तो आप उन्हें चेकआउट करें तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा।